ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿದ ರಾಜಕೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಂಇಪಿ ಭಯ ನವಹೀರಾ ಶೇಖ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಶೇಕ್ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಎಂಇಪಿ ಅಬ್ಬರ ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಉದಯವಾಗ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. भाइयों का और बहनों का शुक्र अदा करती हूं कि बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में आज एमईपी की इलेक्शन कैंपिंग में आप लोग जो है शिरकत किए, उसके लिए मैं बहुत ही आप सबको वेलकम कहती हूं और मुबारकबादी पेश करती हूं. और उसके साथ साथ स्टेज पे जो जिम्मेदार तशरीफ लाए हैं और जो रेखा जी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट है, तो उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मेहनत करके ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए कोशिश की है. कि मैं अपने जिंदगी में 1998 से करीब 20 साल सोशल वर्क किया, लोगों की खिदमत की और बिजनेसें किए और कई लाखों के महिलाओं को किस तरह से जीना है, किस तरह वो अपने आप से कमा सकते हैं, एक दूसरे के मोहताज ना बने, मजबूर ना बने, ये काम मैंने किया है. मुझे दिल को तसल्ली और सुकून नहीं मिल रहा है. उसकी वजह यही है कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल का चेहरा है वो बहुत ही बदल चुका है. पॉलिटिकल को एक बिजनेस में, एक तिजारत में तब्दील कर लिए हैं. लोगों की समाज के सेवा के लिए ये इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, लोग जीतते हैं ताकि लोगों की वो मदद कर सके, लोगों को गरीबी में काम आ सके, लोगों की मजबूरी में काम आ सके. मगर ये चीज उल्टी हो गई कि लोग सिर्फ इसलिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं कि इसमें से मैं एमएलए बन जाऊंगा या एमपी बन जाऊंगी या एमएलए बन जाऊंगा तो उसके बाद जो है मेरी जिंदगी के हालात सबसे अच्छे हो जाएंगे. मुझे कार रहेगी, मुझे बंगला रहेगा, मुझे रेड लाइट की गाड़ी रहेगी, उसके बाद जो है मुझे सुकून मिल जाएगा. तो मेरे बहनों और भाइयों, कर्नाटक के लोगों और बागलकोट के सारे लोग, मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि ये चेहरे को बदलने के लिए मैंने एमईपी को नेशनल पार्टी बनाकर लाई हूँ. वो इसलिए लाई हूँ ताकि पूरे इंडिया के अंदर जो है इस पार्टी से कंटेस्ट करके प्राइम मिनिस्टर तक कंटेस्ट करना है. ना के बेंगलुरु, ना के कर्नाटका, टोटल इंडिया के जनरल इलेक्शन इस पार्टी के थ्रू करेंगे. इस पार्टी में मर्दों को भी हिस्सा है, इस पार्टी में औरतों को भी हिस्सा है, क्योंकि ये पार्टी को मुद्दा बनाया है कि महिला एम्पावरमेंट के लिए ये पार्टी हो. क्योंकि महिलाओं की तरफ सोचना हर कम्युनिटी में बहुत कम ख्याल करते हैं. कम्युनिटी के साथ साथ पॉलिटिकल भी महिलाओं के लिए उनका हिस्सा देना जरूरी नहीं समझते. सिर्फ एक मिनिस्टर उसके अंदर औरत है, जबकि औरतें भारत के अंदर तकरीबन जो है 49%, 50% ही, मगर हमें रिजर्वेशन 1%, 2% भी मिलता नहीं है. जब मिलता भी है तो किसी के नीचे दब कर जीने के लिए मिलता है बस. तो मैं चाहती हूँ कि इस सियासत के, पॉलिटिकल के चेहरे को बदला जाए और हमारे से लोग वोट लेने से पहले
बहुत सारे वादे करते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ ये कर देंगे, वहां वो काम कर देंगे, आगे इलेक्शन तक ये काम हो जाएगा। जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो ऐसी बातें करते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वो काम पूरे नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जो इंसाफ के लिए लड़ना चाहेंगे, जो इंसाफ के साथ लोगों की मदद करना चाहेंगे, आप इंसाफ के साथ लोगों को साथ देना चाहेंगे, आप सब जो है आकर एमईपी के साथ मिलकर काम करें। एमईपी ये नेशनल पार्टी है और एमईपी के अंदर जो लोग आएंगे सबको टिकट है। इसमें हिंदू को भी टिकट है, मुस्लिम को भी टिकट है, लिंगायत को भी टिकट है, दलित को भी टिकट है और इसके अंदर सारे कौम के लोगों को भी टिकट है। जो भी जिस मजहब पे चलते रहो, मगर भारत के संविधान के नजर में हम सब एक भारतीय है, उसको हमको खड़ा करना है। हम सब मिलकर इस भारत के संविधान को बचाना है और हम सब मिलकर भारत के सेकुलरिज्म को बचाना है। 2014 में सेंट्रल सरकार ने हमसे काफी वादे किए थे कि हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे हिंदुस्तान में। क्या आए हैं आपके अकाउंट में? किसी के भी एक के अकाउंट में आए हैं तो उठकर खड़िए। 15 लाख रुपए आपके अकाउंटों में आएंगे। 15 लाख अकाउंटों में आना छोड़िए, जो औरतें 10-20 हजार जमा के रखे थे वो भी बैंक में चले गए। सच है क्या नहीं? 15 लाख आने के बजाय हमारे पैसे 10-10 हजार 20 हजार जो जमा के रखे थे छोटे छोटे मजदूरी करके, वो पैसे भी तक जो है बैंकों में डालना लगा दिए। अब बैंक में पैसे डालने के बाद, अकाउंट ओपन करने के बाद अब एक और बिल पास करते हैं कि जिसके भी पैसे बैंक में ही उनको वो पैसों पे हक ही नहीं। वो चाहे तो दे सकते हैं बैंक वाले, वो ना चाहे तो ना भी कह दे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि हम पर कितना जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ऐसे जुल्म में इसीलिए मैं आई हूँ कि ऐसे जुल्म में मुजालिम के साथ हम ना खड़े हो जाए तो हमको ऊपर वाले को जवाब देना होगा और हमारा दिल भी गवारा नहीं करता। जो जुल्म होते हैं उसको मिटाने के लिए मैं आई हूँ। जो जुल्म होते हैं हमको पता नहीं होता है बजट क्या होती है, बिल क्या होती है, उसमें पैसे क्यों सैंक्शन किए जाते हैं, हमारे तक क्या वो पैसा मिलता है क्या नहीं मिलता है, हमको पता नहीं होता है। तो इसका मतलब हम मजलूम है। मैं आज सुबह बागलकोट पहुंची, मैंने बागलकोट का अपने पर्सनल लेवल में कुछ सर्वे किया कि यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ पर लोगों को क्या जरूरत है, यहाँ के लोगों के साथ क्या होता है। तो मेरे सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो किसान अपने खेतियों में काम करते हैं, तकलीफ उठाते ही, उनको ना लोन मिलता है, ना उनके लिए पानी की सहूलियत है, ना उनके लिए कुछ भी है। तो उनके साथ ऐसी मुश्किल होती है। तो जैसे 2017 में 3500 किसानों ने सुसाइड कर लिया है। मगर सेंट्रल से बताया जाता है एक एक गरीब को इतने पैसे दे रहे हैं, एक एक गरीब के बैंक में इतने पैसे दे रहे हैं, मगर यहाँ पर किसी को भी जो है कोई पैसा नहीं मिला है। ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೀರಾ ಶೇಖ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ದೇಶದ ಬಡಜನರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ನೌಹೀರಾ ಶೇಖ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
सेंट्रल सरकार कहती थी हमसे कि रोजगारी दिलाएंगे, लोगों को रोजगार बनाएंगे, एक भी यूथ खाली नहीं रहेगा, एक भी रोजगार बेरोजगार नहीं रहेगा। अभी हाल में 2 दिन पहले मैं एक न्यूज देख रही थी, उसमें अमित शाह जी कहते हैं कि रोजगारी नहीं मिले तो आप लोग पकौड़ा तल लो। जो कलेक्टर बना है, जो इंजीनियर बना है, जो डॉक्टर बना है, कोई भी हो तो रोजगारी तो नहीं दे सके, आप लोग पकौड़े। में एक सर्वे के मुताबिक सारे हिंदुस्तान के अंदर 1,50,00,000 लोग जो है बेरोजगार थे। आज कितने हैं? आज कितने बेरोजगार हैं? 12,70,00,000 पर 5,000, 12,75,000 पीपल जो है बेरोजगार। तो प्राइवेट जॉब करने वालों के जॉब जो है, एक कंपनी में 10 लोग थे, कई कंपनी में 20 लोग थे, कई कंपनी में 40 लोग थे, सबके जॉब चले गए। तो आज हिंदुस्तान के अंदर 12,50,00,000 लोग बेरोजगार है। ये नीति इसलिए आई है कि इन 12,75,00,000 लोगों को रोजी का जरिया बनाए और डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एरिया डालें और डिस्ट्रिक्ट में डेटा सेंटर डालें, ताकि जो बच्चे कौम के ही, जो हमारे भारत के बच्चे हैं, वो बैठकर जॉब कर सके और उनके लिए जो है एक रोजी का जरिया बन जाए। क्योंकि रोजी, बेरोजगारी होना, कमाई ना कमाने की वजह से लोग चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं, गलत चीजों के लिए कमिट हो जाते हैं। उसका वजह एक ही होता है, सिर्फ उनको पैसे चाहे होते हैं। जब हम कमाएंगे, जब हमारे पास रोजी आएगी, जब हमारे पास कमाई आएगी, तो हम काफी 95% क्राइम से बच जाएंगे। सबसे पहले 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए। क्या वादे किए? कि भारत में टेररिस्ट आ रहे हैं, इसके बाद में एक भी टेररिस्ट नहीं आएगा, एक भी बम का धमाका नहीं होगा और भारत के नौजवान नहीं मरेंगे। आप तारीख उठाकर देखिए, आप लिस्ट उठाकर देखिए कि 2014 तक किसी भी साल में उतने हमारे जवान शहीद नहीं हुए बॉर्डर पे, उससे ज्यादा जवान अब शहीद हो गए। यूरी अटैक में हमारे 19 जवान शहीद हुए और कभी 7 जवान शहीद हुए, कभी 8 जवान शहीद हुए, कभी 100 जवान शहीद हुए। रोज का रोज हमारे भारत के जवान जो है शहीद होते चले जा रहे हैं। मगर पहले वादा किया गया था कि ऐसी कोई चीज जो है भारत में नहीं होगी। मैं ये बातें आपको इसलिए बताती हूँ कि इन बातों के ऊपर गौर करिए, फिक्र करिए। आज भारत के अंदर कोई भी नेता नहीं बन सकता जब तक कि तुम उसको वोट नहीं करते। और मर्द औरत के लिए एक ही इंसाफ है, गरीब और मालदार के लिए एक ही इंसाफ है। जो ये गरीब गुनाह करता है उसको भी वही सजा है, वही एक बहुत बड़ा एमपी गुनाह कर लिया तो वही एक्ट में उसको भी वही सजा है। भारत का संविधान बहुत पाक है, बहुत नीट है, बहुत क्लीन है, मगर लोग उसके चेहरे को गंदा करके लोगों को बताते रहते हैं कि देखो पॉलिटिकल में गुंडे होते हैं, पॉलिटिकल में आएंगे तो जान से मार भी सकती। पॉलिटिकल जो है खाली मतलब सीट हासिल करना, किसी को जान से मारो, किसी को गाली दो, किसी को बदनाम करो, कुछ भी करो, सीट मतलब होता है सीट हासिल कर ले तो काफी है। हमको सीट की जरूरत नहीं है, लोगों में पीस लाने की जरूरत है। भले एक ऐसा पाकीज़ा एमपी बन जाए, भले एक ऐसा पाकीज़ा एमएलए बन जाए, मैं सोचती हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को नमूना बन सकता है। ये ना सोचें कि सब लोग
लोग ऐसे बन चुके हैं तो अब ये सुधर नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी ने भी कदम उठाया था ब्रिटिश वालों से हमको आजाद करने के लिए। जब उन्होंने कदम उठाया, सारे लोगों ने साथ दिया, तो ये काम एक दिन हो चुका। अब मैं आपको आवाज देती हूँ कि अच्छे लोग आगे आए, पॉलिटिकल में आए, लोगों को मोहब्बत करना चाहने वाले, लोगों के हुकूक को दिलाने वाले, गरीबों के हुकूक को दिलाने वाले, मजलूमों के हुकूक को दिलाने वाले, औरतों के हुकूक को दिलाने वाले। आज हमारे बच्चियों के साथ क्या होता है, मैं जब से बेंगलुरु में आई हूँ, मैं एक दिन में सुनती हूँ कि कहीं के पे 11 साल की बच्ची का रेप हो गया, कहीं पे 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, कहीं पे 14 साल की बच्ची का रेप हो गया। दिल तड़प जाता है। मैं बैठी रही थी, एक दिन मुझे 12 बजे रात को एक रिपोर्टर का फोन आया कि एक बच्ची का जो है मर्डर हो गया, उसको रेप किया और उसको मार दिया गया। और मैं बहुत घबराई, 11 साल की बच्ची थी। मैं उठकर देखी, उसका फोटो देखने के बाद मुझे बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत अंदर से, दिल से मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद मैंने पूछा कि मुझे इसका कंप्लेंट चाहिए, मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए, ये बच्ची कैसे मरी है, और वो भी स्कूल में और हॉस्टल में, ये बच्ची किस तरह से मरी है। आज हमारे पास हमारे भारत के नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पिछले दिनों में एक अटैक हुआ, 2 दिन पहले अटैक हुआ, जिसका मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की हूँ। तो उसमें अटैक होने के बाद वो जब अपने सेल्फ को बचाने के लिए, वो अपने जान को बचाने के लिए किसी को मारे थे, तो उन पर जो है मर्डर का केस लगा दिया गया। तो फिर वो अपने सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, वो अपने सेल्फ को कैसे बचा सकेंगे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए क्या है कि हमको चाहिए कि अब हमको एक नया इनकलाब लाना बहुत ही जरूरी है। इन सोते हुओं को जगाना बहुत ही जरूरी है, और पॉलिटिक्स का चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है कि क्यों हम तुमको चेयर पे बिठाते हैं, किस लिए चेयर पे बिठाते हैं, किस लिए हम वोट देते हैं, ये पूछना तुम्हारे सबका हक बनता है। ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇನು? ನವ್ಹೇರ ಶೇಖ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ये समझते हैं कि ये हम बहुत बड़े दाता है, तो दाता को नहीं पूछते। नहीं, दाता को तुमने ही दाता किया है, दाता को तुमने ही बंगला दिलाया है, दाता को तुमने ही गाड़ी दिलाई है, दाता तुम्हारे ही पैसों से जी रहे हैं। जो टैक्स, जो वैट, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, उससे जो है ये इनके सारे सैलरीज जाते हैं, इनके सारे पेमेंट्स होते हैं। उसके बावजूद भी जो है लोगों को ही तंग नजर से देखा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो लोग उठे और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और इंसाफ के लिए जो लोग लड़ते हैं, उनके साथ अल्लाह की मदद आती है, और वो जरूर दुनिया में नहीं तो आखिरत में वो जरूर कामयाब होते हैं।
चीजें मिलते हैं, ग्रीनरी से लेकर, फ्रूट से लेकर, तरकारियों से लेकर। मैं तो समझती हूँ कि वर्ल्ड के किसी कंट्री में इतने 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 चीजें, इतने मेवे कहीं भी नहीं है जितने भारत में है। किसी कंट्री में सिर्फ खजूर लगता है, किसी कंट्री में सिर्फ बादाम लगता है, मगर हमारे कंट्री में खजूर भी लगता है, बादाम भी लगता है और नारियल भी आता है। हमारी कंट्री में सारे फ्रूट्स होते हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे पास जो है, हम गरीब हैं, वो दूसरे कंट्रियां मालदार है। क्यों? कि आज हमारा माल हम तक नहीं पहुंचा जाता है। क्या बदलाव आया है? अच्छे दिन आने वाले थे, मगर किसी का आज तक क्लाथ का हाउस नहीं निकला, किसी की गुड़सी नहीं निकली। गरीब का जो है पेट वैसे ही रहा है, जो गरीब मंडी पे बिजनेस करता था वो वैसे ही कर रहा था, वो और भी गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं करी? लोग मालदार क्यों नहीं बने? क्यों? कि तुमको सिर्फ बोला गया था, मगर तुम्हारे तक तुम्हारे माल कभी भी नहीं पहुंचाए गए। तो आप सब अगर साथ देते हैं तो हम ऐसी स्कीम लाएंगे कि पब्लिक का माल सीधा उनके अकाउंटों में जाना चाहिए, नेताओं के हाथ में नहीं देना चाहिए। और एमईपी ने काफी पॉलिसीज को पास करवाया है कि एमईपी के अंदर हर डिपार्टमेंट रहेगा, हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज रहेंगे। वो डिपार्टमेंट के इंचार्ज जो है उन चीजों को देखेंगे। जैसे बाड़ी होगी तो बाड़ी लंगड़े अंधों के लिए भी होगी, बूढ़ों के लिए भी होगी, बेवाओं की टीम होगी, यतीमों की टीम होगी, स्कूलों की टीम होगी, हॉस्पिटल्स की टीम होगी। और इवन के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छे अच्छे पुलिस स्टेशन और भी ज्यादा कायम करने की बहुत जरूरत है ताकि क्राइम से बच सके। कि ये बीजेपी से आई है, ये फलानी पार्टी से आई है, ये कांग्रेस से आई है, फला आई है। मेरी बहनों और भाइयों में बताऊं, ये गीत सिखा के रख दिया है लोगों ने ताकि इसी को टारगेट बनाओ तो कोई और जीत ना सके, हम ही जीतना है, ताकि हमारी ही गुलामी में तुम सब फंसे रहो और कोई भी जो है गुलामी से ना निकलो। क्यों? कि ये इसलिए डराते ही। 2000 में कोई नेता जिंदगी गुजारे, कोई नेता चाय तक नहीं पी सकता 2000 के अंदर, तो ये एक महीने की जिंदगी 2000 में ये गरीब लोग कैसे गुजार सकेंगे? साथ में जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। और खास कर से रेखा जी का और यहाँ के जितने भी लोग हैं, तो खास कर से यहाँ पर हम बागलकोट के जो 7 सीट्स हैं तो उसके ऊपर जो है हम इंशाअल्लाह कंटेस्ट करेंगे। इसमें सबको हमने सीट रिजर्व करके रखा है। दलित को सीट होगी, लिंगायत को सीट होगी और भी बहुत सारे जो भी जमातें ही, जो मुसलमान ही, हिंदू ही, सबके लिए भी सीट रिजर्व होगी। जो लोग आगे आकर चुनावी में लड़कर लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं वो एमईपी में ज्वाइन करें। एमईपी का मकसद एक ही है कि वो लोगों को जो है इंसाफ दिलाए और जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनको जुल्म से बचाए। उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जय हिंद, जय कर्नाटका। ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ರಣರಂಗ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.